हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद साइंस। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और कलीग्स को भी बताएं इसके बारे में, और प्लीज़ उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? तो diffusion एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो सेल्स एब्सॉर्ब करती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन मिलती है वो पूरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर ये है कि ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। हर टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये सारी की सारी सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें यही होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो है बाहर से एब्जॉर्ब करती हैं सेल। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उस पे एनवायरनमेंट से एब्सॉर्ब तो की सेल ने, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो, और सारी की सारी सेल्स ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। इस वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उस प्रोसेस से जितनी ऑक्सीजन मिलती है वो इनसफिशिएंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने। सेकंड क्वेश्चन है, what criteria do we use to decide whether something is alive? किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज है जो कि अलाइव है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है मूवमेंट। मूवमेंट से हम पता लगा सकते हैं वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। जैसे कि अगर हमें पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स दो लिविंग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनमें मूवमेंट होती है और वो मूव करते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कराते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं। तो किसी भी बारे में डिसाइड करने के लिए कि ये जो चीज है ये लाइव है कि नहीं है, सबसे मेन क्राइटेरिया है मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर सर्वाइवल बाय एन ऑर्गेनिज्म? बाहर से कौन से रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है अपने सर्वाइवल के लिए? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन एक्सटर्नली लेता है, वाटर लेता है और फूड लेता है। ये तीनों चीजें अगर किसी को प्रॉपर मिलती रहे तो वो सरवाइव कर लेगा, और अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेसेस बहुत ज्यादा एसेंशियल है? तो इसका आंसर है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेसेस हैं, अगर ये प्रोसेसेस किसी ऑर्गेनिज्म के ये सारे प्रोसेसेस अच्छे से होते रहेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव करेगा और अपनी लाइफ को मेंटेन करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर नहीं हो पाएगा तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए हमें एनर्जी के लिए। फिर एनर्जी जो है, एनर्जी हमें मतलब फूड तो मिल गया न्यूट्रिशन से, उसके बाद जो एनर्जी चाहिए वो हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। उसके बाद जो भी हमने फूड खाया उसके बाद उसका जो वेस्ट बचा वो हमें बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद हर एक चीज एक
कोऑर्डिनेटेड मैनर में चले बॉडी के अंदर, उसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका फिक्स है कि जो ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है वो उसकी डेथ भी होगी। तो इस तरीके से सब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती चली जाएगी। तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए उनको रिप्रोडक्शन करना और यंग वंस को बर्थ देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए असेंशियल है वो है न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको बोलते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। सेल्फ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है with the help of water, carbon dioxide and energy source, and the energy source is sunlight. और heterotrophic mode of nutrition में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, और वो क्या करता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इसके लिए वो एनर्जी जो है वो सनलाइट से लेते हैं। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल एनिमल्स। एनिमल्स में बात करें तो चाहे ह्यूमन हो या कोई और एनिमल्स हो, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में मेन डिफरेंस ये हो गया कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक अपना फूड खुद नहीं बनाते। और ऑटोट्रॉफिक जो है उनमें के एग्जाम्पल है प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए एनिमल्स को जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा इस एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है सेकंड वाटर। वाटर जो है वो सॉइल से मिलता है, और सॉइल में प्लांट की रूट्स होती हैं, और वो रूट्स जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद उसको रूट तक ट्रांसमिट कर देती हैं। और थर्ड है सनलाइट। सनलाइट तो हमें सबको पता ही है कि सन से मिलता है, और प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन स्टमक। स्टमक में एसिड का क्या रोल है। तो सबसे पहली चीज तो कौन सा एसिड मिलता है स्टमक में। स्टमक में मिलता है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद इसका क्या रोल होता है। सब फर्स्ट जो इसका रोल है वो ये है कि जो स्टमक है उसके एनवायरनमेंट को एसिड जो है वो एसिडिक बना देता है। और एसिडिक एनवायरनमेंट में एक एंजाइम होती है पेप्सिन, उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है पेप्सिनोजन। जब ये पेप्सिनोजन एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, और ये जो एक्टिव फॉर्म होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। तो जितना फूड का प्रोटीन होता है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और उस एसिड का रोल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वो क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है, और जिससे कि हमारी जो पेप्सिन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और प्रोटीन का डाइजेशन कर देती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है
कि जो एसिड होता है वो जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ अंदर जाते हैं उन सबको डाइजेस्ट कर देता है या उनको किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? तो हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो रोटी ऐसे तो डाइजेस्ट होगी नहीं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रोटी को डाइजेस्ट करते, रोटी के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है सिंपल शुगर्स में। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन यही है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन की गई है ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करे? तो इसका आंसर ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं। अब वो इतनी सारी होती हैं कि उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और जो जितनी भी विलाइज होती हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, और वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड से जितना भी एब्जॉर्ब्ड फूड था उसको एसिमिलेट कर लेती हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचा देती हैं। तो यही है स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से डिजाइन की होती है, मतलब उनमें बहुत सारी विलाइज होती हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।